दोस्तों नमस्कार। JEE नीट एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नीट के एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो लोग 12वीं कक्षा में 12th में जो लोग साइंस लेते हैं, साइंस स्ट्रीम से जो लोग 12th एग्जामिनेशन पास करते हैं, उनमें से जो लोग बायोलॉजी ग्रुप लेते हैं, बायो ग्रुप से जो लोग पास करते हैं, जिसको हम लोग बी ग्रुप बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे खास तौर पे ये नीट की एग्ज़ाम अपीयर करते हैं। इस नीट की एग्ज़ाम का पर्पस क्या है? तो ये नीट की एग्ज़ाम आपको नेशनल एलिजिबिलिटी यानी कि राष्ट्रीय पात्रता प्रदान करती है। मतलब ये नीट की एग्ज़ाम देना आपके लिए अनिवार्य है अगर आपको मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट, यूजी स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि ऐसी ही एक और एग्ज़ाम है नीट की जो पीजी के लिए भी ली जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूजी एग्ज़ाम के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम। और ये लेटेस्ट बुलेटिन जो है वो 2021 का अभी अवेलेबल है और 2022 का अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे, आप उसको भी देख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, इस परीक्षा को कंडक्ट करने का काम जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है, जिसको NTA भी कहा जाता है। तो NTA के द्वारा ये परीक्षा ली जाएगी। तो इस बुलेटिन में से जितनी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाए उसको हम गैदर करेंगे। फर्स्ट पेज पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के विजन, मिशन और कोर वैल्यूज के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे तो 3rd नंबर के पेज पे कुछ एब्रिविएशंस दिए गए हैं जो आप देख सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इंडेक्स पेज देखने को मिलते हैं, जिसमें इस बुलेटिन में कौन से पेज पे क्या दिया है उसके बारे में जानकारी है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, जिसमें NTA के बारे में जानकारी दी है। चैप्टर नंबर 2 में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है, उसमें उसके बारे में लिखा गया है। NTA इस एग्ज़ाम के लिए क्या करेगी उसके बारे में लिखा गया है। फिर NTA ने एक डिस्क्लेमर जारी किया है कि NTA का रोल क्या होगा और कहाँ तक वो अपनी जिम्मेदारी लेती है, वो लिखा गया है। और रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जो है, डिपार्टमेंट्स जो है, उनके वेबसाइट्स के एड्रेस और वो सब दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 में एग्जामिनेशन स्कीम की बात की गई है। सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का तरीका, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सिटीज वेयर द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। तो ये सारी बातें यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में बताई गई है। चैप्टर नंबर 4 में एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि नीट को अपीयर करना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर सीट अंडर द ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस,
जैसे एम्स है, जिपमर है, एएफएमसी है, ये बड़ी बड़ी कॉलेजेस है जिसमें बच्चे ड्रीम करते हैं कि मैं यहाँ से एमबीबीएस करूँगा। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बातें हैं, तो इन सब के सीट एलोकेशन के लिए, यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। Then in this paragraph, in this topic also they have included the eligibility for 15% of all India quota। All India quota क्या होता है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एंड क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स। एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके कोड क्या रहेंगे, इसके बारे में बताया गया है। देन चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए फैसिलिटी क्या है एग्जाम अपीयर करने की, और काउंसलिंग कैसे होता है एमसीसी के द्वारा। एमसीसी एक काउंसलिंग बॉडी है, उसके द्वारा एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए काउंसलिंग कैसे होता है, ये भी इसमें बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 में जनरल इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट किया जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। रेडीनेस, क्या क्या आपको चाहिए एप्लीकेशन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरनी उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चेकलिस्ट बताई गई है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और फीस कितना होना चाहिए, ये सारी बातें चैप्टर 6 में है। चैप्टर 7 में आपको ये बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में कैसे कहाँ पर फिल करना है। चैप्टर नंबर 8 में एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 9 में क्या क्या आइटम्स एग्ज़ाम में बैर की गई है, क्या क्या आइटम्स आप नहीं ले जा सकते हो, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 10 में पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 11 में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 12 में अनफेयर मींस जो है जहां वहां पर कोई चीटिंग वगैरह करता है और कोई चीटिंग प्रैक्टिसेस करता है या रूल को ब्रीच करता है तो भी उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके बारे में बताया गया है। उसकी डेफिनेशंस, पनिशमेंट, कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सब चैप्टर नंबर 12 में है। चैप्टर 13 में पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़, मतलब एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट जब आता है तो आपको क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसे बताया गया है कि डिस्प्ले ऑफ ओएमआर शीट एंड रिस्पॉन्स ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे आपको ओएमआर शीट कब देखने को मिलेगी, आपने जो जो भी आंसर लिखे हैं वो कब देखने को मिलेगी, ये सब चैप्टर 13 में है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर द चैलेंज, आपको अगर किसी आंसर की के बारे में कोई डाउट है या चैलेंज करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। रिजल्ट का डिक्लेरेशन, रीचेकिंग, रीइवैल्यूएशन, ये सब कैसे होगा, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 13 में है। चैप्टर नंबर 14 में मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे मेरिट बनाई जाएगी, टाइप ब्रेकिंग कैसे होगा, मेरिट लिस्ट फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा के बारे में कैसे होगा, और 15% ऑल इंडिया कोटा के अलावा जो सीट्स हैं उनके लिए कैसे बनेगा, तो चैप्टर नंबर 14 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 15 में एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह जो कोर्सेज है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वाटा ऑफ सीट्स क्या होती है, रिजर्वेशन कितना होता है, रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या होता है और काउंसलिंग कैसे होता है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 15 में है। चैप्टर नंबर 16 मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में बताता है और कितने अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पर है उसके बारे में बताता है। फिर लास्ट में कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं। अपेंडिक्स में कुछ एक फॉर्म्स, कुछ एक एक्ट, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के बारे में, जिस एक्ट के तहत एग्ज़ाम ली जाती है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, और इंस्टीट्यूशन से जो सजेशन आए उसके बारे में बताया गया है, और सेल्फ डिक्लेरेशन का परफॉर्मा दिया गया है। तो ये सारी बातें जो है वो अपेंडिक्स में दी गई है।
इस बुलेटिन को करीबन 126 पेज का ये बुलेटिन है। इस बुलेटिन को बहुत बारीकी से एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम देते समय बहुत सारी चीज़ों को हम याद रख पाए। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाले पेज पे इम्पोर्टेंट डेट्स बताई गई है, जैसे कि 2021 के लिए फॉर्म को भरने की डेट थी 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकते थे। मतलब बहुत देरी से फॉर्म भरना शुरू हुआ था। तो 13 जुलाई से 6 अगस्त तक फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं जारी थी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 7 अगस्त को रात को 11:50 तक की रखी गई थी। फीस की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट की नीट एग्ज़ाम की फ़ीस 1500 रुपया, और जनरल EWS OBC NCL के लिए 1400 रुपया, SC ST PWDB के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपया। तो इस तरीके से फ़ीस था। हमने जो एप्लीकेशन भरी उसका करेक्शन 8 अगस्त से 12 अगस्त तक कर सकते थे, और सीटी का अनाउंसमेंट 20 तारीख को हुआ। एडमिशन कार्ड का डाउनलोड करने का काम एग्ज़ाम के 3 दिन पहले से शुरू होने वाला था, और 12 सितंबर को उन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट की संडे को। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 180 मिनट का होता है, यानी 3 घंटे का होता है। एग्ज़ामिनेशन 2 से 5 के बीच में ली जाएगी, और सेंटर डेट शिफ्ट वो सब जैसे एडमिट कार्ड में लिखा है वैसे होगा। रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है वो बाद में वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा, उस डेट पे आप देख सकते हो। इसकी वेबसाइट बताई गई है, और डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट वो भी बाद में वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। कुछ चीज़ें नीचे और बताई गई है, जैसे पहला रूल बताया गया है, कैंडिडेट कैन अप्लाई नीट UG 2021 एग्ज़ाम थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब ये ऑनलाइन पे ही आपको फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म भर के उसको सबमिट नहीं करना है, फिजिकली सबमिट नहीं करना है। द सबमिशन ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज थ्रू दिस वेबसाइट ओनली, दैट इज https://neet.nta.nic.in/। इस जगह पर आप फॉर्म भर सकते हो। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म सबमिट करेगा, एक से ज़्यादा फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट स्ट्रिक्टली। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालीफाई। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए है, सूचनाएं दी है, उसका पालन करना होगा। उसका अनुपालन न करने पर आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। Candidate must ensure the email address and mobile number provided in online application form are their own or parents or guardians only, as all the information communication will be sent by NTA through email and registered email address or SMS on the registered mobile number only। मतलब ये हो गया कि आपका फॉर्म भरते समय जो आप नंबर देंगे वो आप ही का नंबर देंगे, और आप अपने और पेरेंट्स के, अपने गार्डियंस का ही नंबर देंगे, उन्हीं का ईमेल एड्रेस देंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन बताई गई है, उस हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं। जैसे पहले स्टेप में बताया गया है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर पेरेंट्स और गार्डियंस और योर ओन यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। दूसरी बात बताई गई है, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। सिस्टम एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेगा जो आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। आपको ये रखना है कि आपको अपनी एक स्कैन इमेज अपने साथ रख लेनी है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की JPG फाइल के फॉर्मेट में, जिसकी साइज़ 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होनी चाहिए।
पोस्ट कार्ड साइज एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसका जेपीजी फाइल बनाना है 10 केबी और 200 केबी के बीच में। आपका एक सिग्नेचर जेपीजी फाइल में रखना है जो 4 केबी और 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको बनानी है जो जेपीजी फाइल के फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 10 केबी या 200 केबी के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। अगर आपका लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है तो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आप यूज़ कर सकते हो। 10th पास सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रखना है पीडीएफ के फॉर्म में जिसकी साइज़ 50 केबी और 300 केबी के बीच में होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में रखना है 50 केबी से लेके 300 केबी की साइज़ में। एंड पीडब्ल्यूबीडी अगर आपको लागू होता है तो उसका भी पीडीएफ 5 केबी या 300 केबी के बीच में बना के रखना है। सिटीजन सर्टिफिकेट या एम्बेसी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए या डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए तो वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 50 केबी या 300 केबी का बना के रखना है। तो ये थोड़ा सामान जो है वो आपको पेन ड्राइव में या कहीं पर भी लेके आप बाद में ये कंप्यूटर पे फॉर्म भरने आप बैठेंगे। वो फोटोग्राफी the focus need to be on the face, 80% face coverage, ears clearly visible on white background। तो ये जो अर्हताएं है, ये जो बातें लिखी गई है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना जरूरी है। फीस आपको एसबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पेटीएम इत्यादि पेमेंट गेटवे से आप भर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से भी आप फीस को भर सकते हो। नीचे लिखा है इन द confirmation page is not generated after the payment of the prescribed fees, then the candidate should approach the concerned bank, payment gateway integrator. The helpline numbers of the email is given in appendix। तो अगर मान लो कि आपका पेमेंट नहीं होता है सक्सेसफुल तो आपको रिस्पेक्टिव बैंक में जाके इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जनरली तो हो जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। इसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, सेव करना है, उसकी प्रिंट कॉपीज लेनी है कंफर्मेशन पेज की और वो आपके पास रखे रहनी है। तो ये सारे 4 स्टेप ख़त्म हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। 7 पॉइंट पे लिखा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द एनटीए वेबसाइट। एनटीए वेबसाइट पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है और अपने ईमेल को, एसएमएस को चेक करते रहना है कि वहाँ पर आपको नीट के अलग अलग अपडेट्स आते रहेंगे। जो भी चेंजेस है, जो भी कुछ नया हो रहा है तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। 8 पॉइंट्स में लिखा गया है कि कैंडिडेट शेल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप एग्ज़ाम देने अपने खुद के खर्चे से जाएंगे। एनटीए वाले आपको कोई उसके लिए मुआवना नहीं देने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 9th नंबर के पॉइंट पे लिखा गया है एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड शेल नॉट बी कंसीडर्ड। एक बार आपने सेंटर डेट चूज कर लिया फिर आप उसको बदल नहीं सकते। फिर बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6-8 पासपोर्ट साइज एंड 4-6 पोस्ट कार्ड साइज फोटो कलर्ड फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट बैकग्राउंड में आपको ये फोटोग्राफ निकालने हैं। तो फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज फॉर अपलोडिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर काउंसलिंग एडमिशन। दिस इज to ensure that the same photograph is used for all documents and all purpose related to NEET UG 2021। तो आपने जो अपलोड किया है उसी के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपने पास रख लेने चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। चैप्टर 1 में बताया गया है, सबसे पहले एनटीए के बारे में बताया गया है। वो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट करती है। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो नीट की एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट हुई थी उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नीट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नीट का पर्पस दिया गया है, नीट क्यों लिया जाता है। तो द नीट इज बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सिंस 2019। ये 2019 से लेना शुरू हुआ।
With the approval of the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare ने इसको अप्रूव किया, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, उसके द्वारा अप्रूव किया गया, और इन द परस्यूएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से इसको अप्रूव किया गया। ठीक है, तो नीट जो है इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए, जो पहले सीबीएसई के द्वारा ली जा रही थी। तो नीट एग्ज़ाम गवर्नमेंट के सेक्शन 14 के रूल के हिसाब से ली जाता है। उसमें क्या बताया गया है कि नीट यूजी हैज़ टू बी कंडक्टेड एज कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट फॉर एडमिशन टू the undergraduate medical education in all medical institutions including those governed under any other law in force। तो ये है पर्पस नीट का कि मेडिकल एजुकेशन में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन सब के अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के एडमिशन के लिए एक ही यूनिफॉर्म एग्ज़ाम लेनी है जिसको नीट कहा जाएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन upheld in Honorable Apex Court by the judgment dated 29th April 2020 in the matter of Christian Medical College Vellore Association versus UOI and others। तो इसमें ये बताया गया है, हमारा मेन चीज़ है नीट क्यों लिया जाता है। नीट यूजी हैज़ बीन क्वालिफाइंग एंट्रांस एग्ज़ाम, वो एंट्रांस एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग है for the admission of MBBS and BDS courses in AIIMS and JEEPMER, although such medical institutions are governed under a separate status as per the proviso under the section 14(1) and NMC Act। तो फिर भी नीट यूजी जो है ऑल ओवर इंडिया में एक बेंचमार्क है जिसके तहत आपको मेडिकल एजुकेशन के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। The norms in the procedure, timelines followed in conducting NEET UG are as provided under Section 10D of the Indian Medical Council Act। 10D के तहत बताया गया है कैसे कैसे एडमिशन लिया जाएगा, उसके बारे में 10D आप पढ़ सकते हो। तो जो भी रिलेवेंट रेगुलेशंस बने हुए हैं ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। Similar provisions for the admission to the BDS course are contained under the Dentist Act 1948 and regulations made thereunder। एनटीए का रोल क्या होगा? तो एनटीए केवल नीट यूजी की एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और जो भी मेरिट बनेगा वो मेरिट रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी को सौंप देगी। तो आपको इसी वेबसाइट पे जाके नीट के लिए अप्लाई भी करना होगा और रिजल्ट वगैरह भी इसी वेबसाइट पे जाके ऊपर देखना होगा। डिस्क्लेमर में नीट ने एनटीए वालों ने बताया दिया है कि कोई भी एडमिशन की जिम्मेदारी एनटीए वालों की नहीं है, एनटीए केवल एग्ज़ाम लेंगी, एडमिशन की जिम्मेदारी जो भी रिस्पेक्टिव बॉडीज़ है वो कंडक्ट करेगी। स्टेबल में जो बॉडी है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है जो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम में ये टेबल आप देख सकते हो। नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बॉटनी के एंड जूलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट के लिए दो दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो इस तरीके से सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को आपको अपीयर करना होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। तो ये दूसरे पोर्शन में से आप 15 में से 10 क्वेश्चंस को आपको अपीयर करना है। फर्स्ट सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन अपीयर करने हैं लेकिन सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसका पैटर्न आप नीचे देख सकते हो। फिजिक्स के 35 + 15 दैट इज यू विल गेट
total 50 question. Out of that 50 question you have to appear total of 45 question. So you will have 180 मार्क्स फॉर दिस फिजिक्स. यहाँ पर आप देख रहे हो फिजिक्स के लिए आपको कुल 180 मार्क्स मिल सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ज़रूर होता है. गलत होने पे एक नेगेटिव मार्क्स काट लिया जाता है, माइनस कर लिया जाता है, और सही होने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं. केमिस्ट्री के लिए भी 180 मार्क्स, बॉटनी के लिए 180 मार्क्स एंड जूलॉजी के लिए 180 मार्क्स. तो कुल मिला के 720 मार्क्स की टोटल एग्ज़ाम होती है, और उसमें से आपको टोटल मार्क्स मिलने पर उस मार्क के हिसाब से आपका रैंकिंग होता है. एग्ज़ामिनेशन जो है वो पेन पेपर बेस्ड टेस्ट रहेगी, और आंसर्स जो है आपको स्पेशली डिज़ाइन मशीन जनरेबल ग्रेडेबल OMR शीट पे बॉल पॉइंट पेन से लिखने होंगे. ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा, और इतने सब्जेक्ट इतने लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम ली जाएगी. तो ये मीडियम ऑफ पेपर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आपको याद में रखना है. कौन कौन से सिटी में एग्ज़ाम ली जाएगी वो अपेंडिक्स में बताया गया है. एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि द कैंडिडेट हैज़ completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on or before 31st December of the year of his her admission to the first year undergraduate medical course. तो 17 ईयर कंप्लीट होने ज़रूरी है. तो यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है कि फॉर कैंडिडेट ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट फॉर SC/ST द कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिफोर 31st December 2004. तो ये डेट आपको दे दी जाती है. इसके पहले अगर कोई बंदा जन्म लिया है तो वो एग्ज़ाम दे सकता है. अपर एज लिमिट भी बताई गई है. 25 ईयर्स अपर एज लिमिट है, तब तक आप नीट की एग्ज़ाम दे सकते हो. और SC/ST OBC के लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है. सो अपर एज लिमिट भी यहाँ पर फिक्स की गई है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि अपर एज लिमिट 25 का मीनिंग क्या होता है, वो आप पढ़ सकते हो. इंडियन सिटीजन्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एज वेल एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो बोले जाते हैं, OCI जिसको कहते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई है जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो. इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें यहाँ पर दी गई है. क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होता है, जैसे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन कोड 01 का मतलब होता है द कैंडिडेट हु हैव अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन 2021. तो उसका क्वालिफिकेशन कोड जो होगा वो 01 होगा. उसी तरीके से 02 का मतलब ये होता है कि द हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो कि 10+2 हायर सीनियर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट है, और लास्ट 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीट की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एंड मैथमेटिक्स से एंड अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट से. और उसके बाद उसने 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर से अगर 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म किया है तो लोग भी नीट की एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में नीट की एग्ज़ाम दी जा सकती है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो. तो ये हो गई नीट के बारे में. जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको एडमिशन प्रोसेस में शामिल होना होता है, और सीट एलोकेशन कमेटी में अलग अलग कोटा के तहत आपको एडमिशन मिलता है, जिसमें फर्स्ट है ऑल इंडिया कोटा, फिर स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट होता है,
सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी कोटा होता है, स्टेट का कोटा होता है, सेंट्रल पूल कोटा होता है, ऑल सीट्स इंक्लूडिंग एनआरआई कोटा होता है, और एम्स इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया उसका कोटा होता है। अकॉर्डिंगली काउंसलिंग सेशन में बताया जाता है कि कितने कट ऑफ से कौन से कोटा पे एडमिशन मिलता है। तो जो लोग नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मेरी ये राय है कि वो इस बुलेटिन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, और जो भी नई एग्ज़ाम के लिए 2022 की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए जो भी नया बुलेटिन बनेगा और वो लोग यहाँ पर रखेंगे एनटीए वाले, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो जो भी जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको जेईई नीट की एग्ज़ाम अगर अपीयर करनी है तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इस तरीके से प्रिपरेशन आप करेंगे। तो ये और इसके जैसे और भी वीडियो आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और जेईई नीट एकेडमी ने जेईई नीट के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो और जेईई नीट में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। तो आप वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, आप उसको रेगुलर देखते रहे। थैंक यू, आभार।